पहले मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि सुधांशु जी आप अपनी बातें रखें मीडिया के सामने, उसके बाद मैं भी कुछ टिप्पणियां करूंगा। मित्रों, अभी हम श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। उसको देखने के बाद मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि गंभीरता और समझदारी क्या कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है? चुनाव के उपरांत यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हम लोगों के मन में यह विचार था कि शायद वो जो उन्होंने गारंटी कार्ड्स दिए थे, अब अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है और कई राज्यों में बहुत प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो उनमें क्या वो करने जा रहे हैं या करना प्रारंभ कर दिया, उसके बारे में बताएंगे। वो हजारों माताएं और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है, 8,500 नहीं कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए। ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं? उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर
व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब आप जहां सरकार में हैं, जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। अब हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आपसे कुछ बातें नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो लाखों अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं और उनके मन में उत्पन्न होने वाले कई सारे जायज सवाल और प्रश्न चिन्ह हैं, उन्हें प्रकट करते हुए मैं अपनी कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे हमारे देश में एक ऐसी भी प्रथा है कि 55-56 साल के व्यक्ति को भी चिर युवा माना जाता है, परंतु मैं तो उम्र से 35 साल का हूं और ये एग्जाम देना, शिक्षा में प्रतिभाग लेना, एग्जाम का स्ट्रेस और टॉप भी करना, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही भी है और बहुत हाल ही तक ये हिस्सा रही है। इसीलिए ये कोई मेरे लिए कागज थमाकर बोलने वाला विषय नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने जो भी बातें रखना चाहता हूं वो बातें मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे, जिन वर्षों में मैं विद्यार्थी के रूप में जाता था, उस समय यूपीए की सरकार थी, तो पहली बार हमने सुना कि सीए का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने सुना कि बीएड का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने 2006 में देखा एम्स का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने देखा 2009 में लॉ का पेपर लीक हुआ, पहली बार 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। ये हर साल पेपर लीक होने की जो प्रथा चलती थी और अनेकों स्ट्रीम्स की, वहां से हटकर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए 2014, 15, 16 के बाद, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल पेपर जहां कराती थी, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके एक प्रयास किया गया कि जो एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। इस वर्ष भी 80 लाख स्टूडेंट्स लगभग ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के अनेकों प्रयासों से, ईमानदार प्रयासों से एक्सेस टू एग्जामिनेशन बढ़ा है, क्योंकि रूरल सेंटर्स खोले गए, सेमी अर्बन एरिया में सेंटर खोले गए, गांव तक एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था बनी। ये प्रयास लगातार किया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन देना कुछ शहरों तक का मामला नहीं हो सकता, गांव और सेमी अर्बन एरियाज में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। 13 भाषाओं में पहली बार परीक्षाएं होने लगी है, ताकि केवल 1 या 2 भाषाओं में सीमित ना रह जाए, बाकी की भाषा बोलने वाले बच्चे भी इसमें प्रतिभाग ले सके। आज उन बच्चों से भी आपको पूछना चाहिए कि वो कितना, मुझे लगता है, संतुष्ट महसूस करते हैं कि आज वो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डेमोक्रेटाइज हुई है, वो प्रक्रिया जो है एक्सेसिबल हुई है। यह भी एक अनुभव है। 26% महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन एग्जामिनेशंस में बढ़ा है, यह भी एक अनुभव है। सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है ताकि एग्जामिनेशंस आसान हो, ताकि कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ना पड़े और ताकि सभी व्यक्तियों को जो कोचिंग अफोर्ड ना भी कर सके वो भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके। यह भी एक प्रयास किया गया है और एग्जामिनेशन टेस्ट ना बढ़े। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम पहले जो बहुत ही कम लोगों तक सीमित था, आज उसका दायरा बढ़ाकर
उसे डेमोक्रेटाइज करने की पूरी ईमानदार कोशिश की गई है। फिर भी जैसे मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा है, बड़े विनम्रता से मैं स्वीकारता हूं, 24 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं, 4, 5, 6 सेंटर में कहीं पर कुछ अनियमितताएं होती है, उस पर सरकार पूर्ण तरीके से संज्ञान भी लेती है, उस पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है कार्रवाई भी करती है। और ये सरकार का और हमारी पार्टी का ये आश्वासन है आप सभी लोगों को कि जिसने भी अगर कोई भी गलती की होगी तो उसको तो उसका सजा मिलेगी ही, उसको उसका दंड मिलेगा ही अवश्य। आपने देखा होगा कि कल भी प्रोएक्टिवली जब सरकार को पता चला कि नेट के एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां हो सकती है तो उसको तुरंत तरीके से रद्द करके सीबीआई तक उसकी जांच को सौंप दिया गया। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी ऐसी गंभीर विषय पर, चाहे तीसरी बार वो फेल हुए चुनाव में, वैसे मैं तो पास हुआ, लाखों अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी बार फेल हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को गालियां बकेंगे। आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश एपिसेंटर है। आपको अगर किसी एग्जामिनेशन में कोई कमी लगती है राहुल जी, आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ हैं आपकी पार्टी के, तो आप उस एग्जामिनेशन की खामियां निकालिए ना। पर उस खामी को निकालते निकालते या मोदी के खिलाफ आपकी कोई वैमनस्य होगी, मानसिक आपका कोई विरोध होगा, तो आप मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं पर इतना बड़ा कुटाराघात करते हैं कि एपिसेंटर है, मतलब वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन ठीक नहीं होती। आप सोचिए कि पूरे देश में जब हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के युवा किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लोग तो उनको बोलेंगे तुमने तो एग्जाम ऐसे ही पास कर ली होगी चीटिंग करके, तुम तो वो पेपर लीक वाले स्टेट से आ गए ना। और अगर एपिसेंटर किसी को बुलाना है पेपर लीक का, तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे ना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में, 20, और उन 20 पेपर्स के लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे। मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने राजस्थान में बहुत काम किया है, राजस्थान चुनाव देखे, राजस्थान के हर एक पत्रकार को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था सुरेश ढाका, उसके वकील के रूप में कौन गया था? राहुल गांधी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूछता, आज ये मुद्दा बच्चों की शिक्षा को लेकर था, इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए थी, पर क्योंकि आपने मध्य प्रदेश, आपने गुजरात, आपने अनेकों प्रदेशों के युवाओं को अपमानित किया, तो आज मैं उन युवाओं की ओर से सवाल पूछ रहा हूं, सुरेश ढाका का लॉयर बनकर कौन गया था? पेपर लीक के मास्टरमाइंड को राजस्थान में कौन संरक्षण दे रहा था? ये तो आपके कुछ साथी आपके पार्टी के ही बता पाएंगे। और मुझे लगा कि कम से कम आज जब राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता करने आएंगे तो कम से कम इस बात पर स्पष्टीकरण देंगे कि उनकी बहन जो उनकी सीट पर लड़ने जा रही है वो झूठ फैलाने पर इतनी आतुर क्यों है। 10 जून को प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कि अभ्यर्थी के रूप में आयुषी पटेल को दिखाया गया था, जिन्होंने कहा कि हमारी ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है, हमारे 725 मार्क्स आए हैं, परंतु ये जो लोग हैं हमें मार्क्स नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को बनवाया गया और कांग्रेस पार्टी और उसकी जमात और इकोसिस्टम ने इसको वायरल कर दिया। यह क्यों किया गया उस समय तो समझ में नहीं आया, पर पिछले 2 दिन की घटनाक्रम से अब समझ में आ रहा है। कल मित्रों आपको शायद पता चला होगा, और मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, कल हाईकोर्ट ने
आयुषी पटेल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आयुषी पटेल ने जो दावे किए थे वो सारे दावे झूठे ही थे, परंतु जो कोर्ट में दस्तावेज भी सबमिट किए गए थे वो भी फर्जी और फर्जीवाड़ा के तहत किए गए थे। तो इसीलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और उनके साथ जिन्होंने भी इस झूठ को फैलाया है उस पर यह कानूनी कार्रवाई करने के लिए तमाम एजेंसी स्वतंत्र है। पर समझ नहीं आ रहा था कि यह झूठ फैलाने का मकसद क्या हो सकता है प्रियंका वाड्रा का। यह प्रायोजित वीडियो बनाना एक व्यक्ति से जिसने 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड का वैक्सीन निकाला है, मेरे पास कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला है, यह मेरे समझ में नहीं आया। और फिर कल जैसे ही समाचार पत्रों ने यह दिखाने की शुरुआत की कि जो नीट में जो पूरी बातें निकलकर आ रही है बिहार से, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। और तब समझ में आया कि आरजेडी के जो ये तार लगातार नीट की विसंगतियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे ध्यान स्ट्रेटेजिकली भटकाने का और फिर किसी तरीके से अन्य एजेंसीज या केंद्र सरकार पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ने का यह सुनियोजित ढंग से किया हुआ षड्यंत्र था। आज क्या सामने निकल कर आया है? आज सामने निकलकर यह आया है कि तेजस्वी यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है, और उनका नाम है सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु नाम याद रखिए। ये छोटे मोटे जल संसाधन विभाग के एक जूनियर इंजीनियर थे कुछ साल पहले। जैसे आरजेडी की सरकार आती है, प्रथम परिवार के दरबार में इनका आना जाना लगा रहता है, करीबी है तेजस्वी के, करीबी है लालू जी के। तो इस छोटे से जूनियर इंजीनियर को जल संसाधन विभाग के इनको भेज दिया जाता है नगर विकास वाले विभाग में, और उनको पटना सहित बहुत बड़े बड़े शहरों का चार्ज भी दिया जाता है। पर भूख वहां पे कहां मिटेगी? अब भाई चारा चोरी करने वाली पार्टी पेपर चोरी करने पर आमादा है, तो उसने अपने व्यक्ति को फिट कर दिया अलग अलग विभागों में और कह दिया कि करो। और इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। और इस व्यक्ति ने मिलकर जो और भी कुछ अक्यूज के नाम एफआईआर में आए हैं, उन लोगों को उसी गेस्ट हाउस में प्रीतम के माध्यम से रुकवाने का काम, और वहां पर फिर जिस प्रकार से एफआईआर की बातें जो हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार में उन्होंने बताई है कि कैसे उनको ये पेपर का एक्सेस दिया गया। समझ में तो यह भी आता है कि उनमें से एक जो अभ्यर्थी था वो उन्हीं की बहन का बेटा था, और उसने भी ये सारी चीजें कबूल, ये सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा डेटा सामने आ चुका है, बयान, कन्फेशन, टेस्टिमनी, सारी चीजें। और तब समझ में आता है कि जब आरजेडी के भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से यह सारा मामला जुड़ता है, तब किसी तरीके से ध्यान भटकाने के लिए और किसी तरीके से मन में शक उत्पन्न करने के लिए दोनों भाई बहन इस प्रकार से झूठ फैलाने का और देश को दिग्भ्रमित करने का बेड़ा उठाते हैं। और इसीलिए मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा जी ने आयुषी पटेल का वो ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं किया, ना उसके लिए माफी मांगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भोले भाले बच्चों को बौखलाकर, बहकाकर बताया जा सके कि आरजेडी का इसमें कोई लिंक नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रियंका वाड्रा आकर माफी मांगेंगी? अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी जी बताएंगे कि इंडी अलायंस के उनके खासम खास साथी, जिनके साथ वो पता नहीं कतला, रोहू, पता नहीं कौन सा फिश खाते हैं, उन्होंने तो स्टूडेंट्स के साथ क्या करवाया है? राहुल गांधी जी क्या कहेंगे इन विषयों पर? राहुल गांधी जी का कुछ दिन पहले आपको ट्वीट याद होगा, और उसी से उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। एक अखबार में एक स्टोरी छपी कि ईवीएम को ओटीपी और मोबाइल से अनलॉक किया जाता है। तो जो पिछले 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं,
जिनको पता है कि ईवीएम का ओटीपी और मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, वो उस आर्टिकल को और भी एम्पलीफाई करते हैं, प्रसारित करते हैं और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की प्रक्रिया और ईवीएम के खिलाफ जो माहौल उत्पन्न करते हैं। और यही प्रवृत्ति आज भी की जा रही है। कुछ खामियां, कुछ गलतियां रहेंगी, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। पर जब आपका मकसद सियासत करना होता है, तब ध्यान भटकाकर झूठ का प्रचार करना, यह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का चरित्र बन चुका है। और इसीलिए इन स्पेसिफिक सवालों पर उनका जवाब क्या है, इसका हम इंतजार करेंगे। किसी के सवाल इसी विषय पर होंगे तो आप प्लीज बताइए। इस संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले अपने निष्कर्ष देने के पीछे राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। यह मन में संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संभावित अपराधी पकड़े जाने की संभावना हो, उनको डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यह कांग्रेस की पुरानी फितरत, जो आतंकवाद और अपराध से लेकर किसी भी विषय के ऊपर जांच का निष्कर्ष आने से पहले ही अपना निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं, यह उसी का प्रतीक है। और यह एक गहरा संदेह पैदा करता है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, उन तक यह विषय पहुंचे और उससे पहले हम इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर लें, तो यह प्रकारांतर से इनडायरेक्टली उन कल्प्रिट्स के लिए एक बचाव का रास्ता निकालने के प्रयास हो सकता है। अन्यथा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट के निर्णय और जांच के निष्कर्ष से पहले वो किस आधार पर बातें बोल रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भ्रम फैलाना इनका सदैव से कारण रहा है। याद करिए 3 साल पहले बच्चों के विषय को लेकर, इस प्रकार के संवेदनशील विषय के ऊपर इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए। याद करिए अप्रैल 2021, जिस समय कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, इन लोगों का ऑफिशियल बयान था और ट्वीट्स भी अवेलेबल हैं कांग्रेस नेताओं के, जिन्होंने कहा बच्चों का वैक्सीन मोदी सरकार ने विदेश भेज दिया। जबकि कोई जाके चेक कर सकता, अप्रैल 2021 तक बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं था। यहां तक कि दुनिया में भी बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए बच्चों के विषय के ऊपर भ्रम फैलाकर संवेदनहीनता के साथ ओछी राजनीति करने का जो उनका चलन है, वही इसमें दिखाई पड़ रहा है। सर, आपने कहा कि सरकार जो है इसको लेकर काफी संवेदनशील है और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो वो लिए जाएंगे। उन छात्रों को जो 9 लाख छात्र निकले घर से गर्मी में पेपर देने के लिए, 3 से 6 का समय भी था पेपर देने का, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार संवेदनशील है, इसका प्रमाण यह है कि जैसे ही कुछ विषय पे संदेह उत्पन्न हुआ तो नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ कैंसिल ही नहीं किया गया, उसकी जांच देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सबसे बड़ी जांच संस्था सीबीआई को दे दी गई। यह सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। जहां तक नीट की परीक्षा की बात है, तो हमने बहुत स्पष्ट कहा, एजेंसीज भी जांच कर रही हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो प्रक्रिया में संशोधन करेंगे। जांच में जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का मंतव्य और न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। वैसे साइकोलॉजिकल वाली बात जो है, वो राहुल गांधी जी इस समय जिस प्रकार का तेवर दिखा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है चूंकि बच्चों से जुड़ा इशू है, तो मैं कहना चाहता हूं, आपको कभी लगता है कि 99 सीटें पाकर किसी पार्टी में इतना साइकोलॉजिकल वो दिखाई पड़े, रिएक्शन जितना राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ रहा है? मतलब 3 बार से कुल मिला के उतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी हमारी इस बार आई हैं। इसके बावजूद और हम ये कहते हैं कि हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं है,
क्योंकि अंतर क्या था कि जैसे एक बच्चा है जिससे एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए और डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो वो संतुष्ट नहीं रहता है, और एक बच्चा लगातार 0 के आसपास नंबर पाके फेल हो रहा था तो वो थोड़ा पहुंच गया, किसी तरीके से फेल ही हुआ, मगर नंबर बढ़ गए तो उसके मन में खुशी ज्यादा होती। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए। और मैं कहता हूं, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। यही आपने अप्रैल 2021 में किया था बच्चों के वैक्सीन के नाम पे, यही साइकोलॉजी का आप लोगों ने खिलवाड़ किया था इस समय जो आप परीक्षा के नाम पे कर रहे हैं। अन्यथा वो ये बता दें कि बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाय विच साइकोलॉजिकल पैरामीटर ही इज एबल टू ड्रॉ एनी इन्फरेंस, मतलब उन्हें इंट्यूशन हो रहा है कि इंफॉर्मेशन है, पहले ये बता दे। कुछ इल्हाम हो रहा है क्या उनको कि पहले ही बता देते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।